अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पाकिस्तान टुनाइट के साथ मैं हूँ आदिल निज़ामी। मुल्क में कई हफ्तों से जुडिशल पैकेज के हवाले से अफवाहें ज़ेरे गर्दिश थी जो अब सच होती हुई दिखाई दे रही हैं, जबकि हुकूमत दावा कर रही है कि उनके पास नंबर्स भी पूरे हो चुके हैं। पार्लियामेंट का इजलास बुलाया गया है कल और परसों, 2 रोज़, हफ्ता इतवार भी इजलास होगा और हुकूमत की जानिब से दावे भी किए जा रहे हैं, लेकिन साथ साथ तरदीद भी आ रही है कि इस जो इजलास है इसके अंदर ये आईनी जो पैकेज है ये पेश नहीं किया जाएगा। बिलावल भुट्टो जो हुकूमती इत्तेहादी जमात है वो इस हवाले से क्या कह रहे हैं, पैदा कीजिए। मुझे नहीं पता जहाँ तक किसी चीज़ का साथ देना है या नहीं देना है, और जहाँ तक आईनी तरमीम की बात है सिर्फ बातें हो रही हैं इस वक्त, और वो उस पर अमल दरामद तो अभी आपके सामने होना है। ये आपने बिलावल साहब को सुना, वो भी अभी तक ला इल्म दिखाई दे रहे हैं, जबकि हुकूमत दावा कर रही है, ख्वाजा आसिफ दावा कर रहे हैं कि नंबर्स भी पूरे हो चुके हैं और इजलास भी बुलाया जा चुका है। मौलाना भी कुछ इसी नोयत की बातें करते दिखाई दे रहे हैं। इस तमाम सूरत हाल में मुल्क की बड़ी अपोजिशन सियासी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या सोच रही है, क्या लाए अमल बनाई हुई है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं अली ज़फ़र साहब। अली ज़फ़र साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। क्या इन्फॉर्मेशन है सर आपके पास, क्या ये आईनी पैकेज है, क्या इसके खदोखाल होंगे, हुकूमत क्या इसको पेश कर रही है? देखिए, आईनी पैकेज पे तो बड़ी देर से काम हो रहा है और आईनी पैकेज तो तैयार भी था। 2-3 ऑप्शन, जिस तरह मैंने पहले भी बताया, 2-3 ऑप्शंस बड़ी वाज़ेह हैं जो जिसपे वो कंसिडर कर रहे थे। एक तो ये थी कि चीफ जस्टिस की जो मुद्दत है उसमें इंक्रीज कर दें, उनकी रिटायरमेंट एज को बढ़ा दें, ताकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी और जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान के हाई कोर्ट्स के हैं वो भी अपनी मुद्दत जो मुलाजमत है आगे चला सकें। ये एक ऑप्शन थी। और दूसरी ऑप्शन ये थी जिसपे शायद अब ज्यादा गौर हो रहा है, वो ये है कि 5 जो टॉप 5 या टॉप 3 जो जजेस हैं उनमें से जो सीनियर मोस्ट है उनमें से हुकूमत को इजाजत होनी चाहिए कि किसी को सिलेक्ट कर ले। तो ये आईनी जो तरमीम थी इसकी बड़ी देर से कोशिश हो रही थी, लेकिन जो इशू आ रहा था इनके सामने वो ये थे नंबर्स नहीं है। मुझे जहां तक इत्तला है अभी तक वो नंबर्स इनके पास नहीं आए जिससे वो कर सके, स्पेशली सेनेट में पूरे नहीं है। कह रहे हैं हमारे 5 अरकान जो है वो मिसिंग है, उनका पता नहीं है वो किधर है। दूसरी जानिब हुकूमत ने इजलास भी बुला लिया है, तो क्या आपको क्या तवक्को है, कल ये तरामीम जो है पेश हो जाएंगी पार्लियामान में? अभी तक तो जो ऑर्डर ऑफ द डे है उसमें नहीं आए। हो सकता है आखिरी मिनट जो उनकी एक पहले की प्रैक्टिस है कि आखिरी मिनट एक लेके आते हैं एजेंडे पे आइटम, और हो सकता है उसमें मौजूद हों, लेकिन जब तक नंबर नहीं होंगे मुझे यकीन है कि वो कोशिश भी नहीं करेंगे जब तक नंबर इनके पास 100% कंफर्म ना हो जाए। और अभी तक इत्तला यही है कि नंबर्स में वो उनके पास इतने नंबर नहीं है कि वो चले नंबर फिर भी कम है, लेकिन अगर मौलाना सपोर्ट कर देते हैं, 8 लोग हैं उनके नेशनल असेंबली में, उनकी सपोर्ट के बाद भी कुछ नंबर्स पूरे करना बाकी होंगे, तो मौलाना आपको क्या लग रहा है बज़ाहिर उनका क्या है, सपोर्ट करेंगे, या जो उन्होंने कहा कि अगर हमारे मुताबिक तरामीम आएंगी तो शायद हम उसको सपोर्ट करते हैं? उनका अभी तक जो उन्होंने दिया है, इंस्ट्रक्शंस दी हैं अपने अपने पार्लियामेंट्री लीडर्स ने अपनी जमात के मेंबर्स को, सेनेट में भी और नेशनल असेंबली में भी, वहां तक तो इत्तला यही है कि उन्होंने कहा है कि हम ये आपने वोट करना ही नहीं अगर कोई आईनी तरमीम आएगी। लेकिन हो सकता है इसमें तब्दीली आ जाए, ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन फिलहाल ये खबर है कि उन्होंने मना कर दिया है अपने कैंडिडेट, अपने जो मेंबर्स हैं, कि आपने वोट नहीं करना। आज सुप्रीम जुडिशल कमीशन का भी इजलास हुआ जिसमें जजेस जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आएंगे 3 नाम आएंगे, ये भी कुछ उसी जाने मामला जाते हुए दिखाई दे रहे हैं जिस तरह अभी आप भी कह रहे हैं, 3 या 5 नाम आएंगे और हुकूमत की या प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की डिस्क्रिशन होगी, वो जिसको चाहे अपॉइंट कर दे। वो एक ऑप्शन, वो तो यकीनी तौर पे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के लिए तो यही ऑप्शन वो शायद उनके लिए सबसे आइडियल ऑप्शन है अगर उनकी बाकी इत्तेहादी जमातें उस पर आमादा हो जाएं। लेकिन ये जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में था, ये कुछ हाई कोर्ट जजेस की जो अपॉइंटमेंट है और जो हाई कोर्ट जजेस की अपॉइंटमेंट है सुप्रीम कोर्ट, उसके लिए रूल्स बनाने की कोई बात हो रही है। और उन्होंने रूल्स में ये सजेस्ट किया है कि 3 नामों में से एक चूज किया जाएगा। तो इसी किस्म की
तरमीम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की अपॉइंटमेंट के लिए आईनी अमेंडमेंट लेके आने की कोशिश की जा रही है हुकूमत की। हम उसको पूरी तरह अपोज भी करेंगे, उसकी मुखालफत करेंगे, और अगर नंबर्स जहां तक ताल्लुक है वो कम से कम हमारी तरफ से, तो चूंकि बाइकॉट है, हमने इस पे वोट ही नहीं करना, तो नंबर्स उनके पास नहीं लगते कि हो सकेंगे, नंबर पूरे नहीं होंगे आपको। चलें ये लग रहा है। चलें एक और महाज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने लिए खोल लिया है। हुकूमत में थे, मीडिया से नहीं बनती थी, मीडिया के हवाले से बहुत से मामला हमने देखे, लेकिन अब तो अपोजिशन में है, मीडिया आपकी आवाज़ है। मीडिया ने आज आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का बायकआउट कर दिया, किसी ने मनाने की कोशिश भी नहीं की। पहले हमने देखा गंडापुर साहब का जो पूरा मामला हुआ, आज तो शिबली फराज ने भी मीडिया के हवाले से जो अल्फाज इस्तेमाल किए, मैं उनको नहीं ऑनर कह सकता, बड़े गलत अल्फाज हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या कर रही है मीडिया के साथ? सर अभी तो आपकी आवाज़ थी मीडिया। लेकिन मीडिया बिल्कुल हमारी आवाज है। मैंने तो कल अपनी स्पीच में कहा था कि पाकिस्तान में ये 4 आज़ादियां बहुत अहम हैं। एक तकरीर की आज़ादी, उसमें से एक जो चौथे नंबर पे मैंने कहा था कि ये मीडिया की आज़ादी भी एक आईनी तकाजा है, पाकिस्तान को यही आज़ादी अजीम बनाती है। तो मेरी नज़र में तो मीडिया को हमने मजबूत करना है। हाँ, हर प्रोफेशन में, हर पेशे में काली भेड़ें होती हैं, कुछ फेक न्यूज चलाते हैं लोग, उनको आप भी एक तरह से कंडेम करते हैं, बिल्कुल, और हम भी कंडेम करते हैं, वो अलग बात है। लेकिन हम वो दोनों जानिब वालों को करते हैं जो आपके मतलब आपके हवाले से, जो आपके हक में भी बहुत ज्यादा कुछ लोग बहुत आगे जाकर अपनी जो जर्नलिस्टिक एथिक्स हैं उसको क्रॉस करके भी आप लोगों को सपोर्ट करते हैं, हम उनको भी कंडेम करते हैं, और जो बिला जवाब तनकीद करते हैं हम उनको भी कंडेम करते हैं। देखिए, जर्नलिस्ट का मेरी नजर में, मैंने तो बल्कि अपनी कमेटी में, हम पहली बार पाकिस्तान में बल्कि एशिया में एक बड़ा यूनिक कानून है, जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन एक्ट, जो हम लेके आए हैं, उसको मैंने अभी फाइनल किया है और अब सेनेट में वो पेश होगा, जो जर्नलिस्ट की हिफाजत के लिए, क्योंकि आप बड़ा जो जेन्युइन जर्नलिस्ट है वो बड़ा खतरनाक काम करता है, बड़ा खतरनाक पेशा है। बानी पीटीआई कहते हैं, जेल में उन्होंने बात की कि जो सहाफ़ी हैं आज के दौर में वो जहाद कर रहे हैं, वो इंडोज कर रहे हैं, सहाफ़ियों की जो खिदमात है उसका एतराफ़ कर रहे हैं। और तो जब प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम वो ये मामला नहीं था, मीडिया को मुश्किलात का सामना रहा, लेकिन आज वो मान रहे हैं कि इन हालात में मीडिया भी जहाद कर रहा है। जी बिल्कुल, मैं भी यही मानता हूँ। और मेरी नज़र में जो आपने कहा, जर्नलिस्ट जो है, जर्नलिस्ट का काम रिपोर्टिंग है, उसका काम साइड लेना नहीं है। बिल्कुल, जर्नलिस्ट ने इंडिपेंडेंट रिपोर्टिंग करनी है। जब आप मुझे कोई सख्त सवाल पूछते हैं तो मुझे खुशी होती है, क्योंकि आप प्रोब कर रहे हैं, आप मुझे इस तरह नहीं दिखा रहे कि आप नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं क्योंकि आप सच तक पहुंचना चाहते हैं, हकायक आप जानना चाहते हैं। तो मेरा ख्याल है ये हमें एज पॉलिटिशियंस भी, एक सियासतदान के तौर पे भी आपका ये एटीट्यूड एक्सेप्ट करना चाहिए, आपकी मदद करनी चाहिए जवाब देने में। और इसी तरह आप भी हमारे बारे में जब कोई खबरें चलाएं तो आपका भी फर्ज है, बिल्कुल, आप वो खबर की पहले तस्दीक करें। तो ये एक हमारा हम लोग एक ही, जिस तरह हम जजेस और लॉयर्स के बारे में कहते हैं कि वी आर व्हील्स ऑफ द सेम चैरियट, हम बार और बेंच की आप लोग बात करते हैं। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। चलें, बार और बेंच की बात करते हैं। आप लोग यहाँ पे ये बता दें कि मीडिया और सियासी जमातें मिलकर चलना है, आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है, आपकी आवाज़ हमने आवाम तक, आपके वोटर, आपके सपोर्टर तक पहुँचानी है। जिस तरह आज बायकॉट हुआ, उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, आपकी लीडरशिप को, अली मीन गंडापुर साहब को, शिबली फराज साहब को मीडिया के साथ मामला बेहतर करने की जरूरत नहीं, अपोलोजाइज कर लें, गलत अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं। मैं इसमें अपना रोल जरूर प्ले करूंगा। मैं इसमें ये नहीं हो सकता, जैसा मैंने कहा कि हम एक ही गाड़ी के पहिए हैं, हमने जमहूरियत को आगे बढ़ाना है इकट्ठे, तो ज्यादा नाराजगी हो नहीं सकती हमारी। जरूर मैं अपना रोल इसमें अदा करूंगा और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि हमारी जल्द जो भी रंजिशें हैं। चलें, ठीक हो गया। केपीके में क्या लग रहा है? अफवाहें हैं वहाँ पे, जिस तरह जुडिशल पैकेज की काफ़ी दिनों से अफवाहें थी, अभी वहाँ पे गवर्नर भी बात कर रहे हैं कि गवर्नर राज वहाँ पे लग सकता है, कितने इम्कानात हैं? मेरी अपनी राय है कि इम्कान उसका इसलिए नहीं क्योंकि ये डिजास्टर्स होगा, ये बहुत नुकसानदेह होगा जमहूरियत के लिए। और मेरा ख्याल है आजकल के जमाने में गवर्नर राज की बात करना भी इसी तरह से हम वापस ईस्ट इंडिया कंपनी के जमाने में चले जाएं, पाकिस्तान की पार्टीशन से पहले और पार्टीशन के इमीडिएटली बाद के जमाने में चले जाएं।
یہ ممکن نہیں، یہ نقصان دہ ہوگا. اور میرا خیال ہے کہ اگر یہ ایشوز آ رہے ہیں، کوئی مسائل ہیں لا اینڈ آرڈر کے اس صوبے میں، تو پھر فیڈریشن کا یہ رسپانسبلٹی ہے، یہ فیڈرل حکومت کی ایک طرح ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے صوبے کے چیف منسٹر کے ساتھ ڈسکس کرنے کے بعد ان کے جو سجیشنز ہیں، ان کے جو مسائل ہیں، ان کو آگے لے کے چلے اور ان کی مدد مانگے. آپ فیڈریشن فیڈرل گورنمنٹ کی بات کر رہے ہیں. فیڈرل گورنمنٹ وزیر دفاع شکوہ کر رہے ہیں کہ صوبہ جو دفاع کے حوالے سے معاملات ہیں، جو خارجہ امور ہیں، افغانستان سے بات کرنے کے حوالے سے معاملات جو ہیں، وہاں پہ ان کے جو کونسل جنرل ہیں ان سے بھی ملاقات کر لی. تو یہ وفاقی حکومت کے جو ثوابدید تھی، جو اس کے اختیارات تھے، صوبہ تو اس پہ خود سے ایکٹ کر رہا ہے، بائی پاس کر رہا ہے. اس میں تھوڑا سا آئین اور قانون کو سمجھنے کی ضرورت ہے. جہاں تک فورن پالیسی کا تعلق ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ یہ ایک فیڈرل حکومت کا، وفاقی حکومت کا یہ آئینی رول ہے، یہ ان کی ذمہ داری ہے، اور اس میں صوبے جو ہیں وہ مداخلت نہیں کر سکتے. لیکن جو لا اینڈ آرڈر ہے وہ بالکل صوبوں کی ذمہ داری ہے، وہ صوبوں کا کام ہے. اب اگر کسی بیرونی ایشو کی وجہ سے، مداخلت کی وجہ سے، ٹینشن کی وجہ سے آپ کے اپنے ملک میں لا اینڈ آرڈر، آپ کے اپنے صوبے میں لا اینڈ آرڈر ہو رہا ہے، تو پھر یہ فرض ہے، کیونکہ یہ پھر فورن پالیسی اور جو لا اینڈ آرڈر کی ایشوز ہیں وہ کمبائن ہو جاتے ہیں. اس لیے ضرورت ہے کہ وفاق کی جو حکومت ہے وہ صوبے کی حکومت کے ساتھ مل کے آگے کام کرے. اور اگر وہ سمجھتی ہے کہ صوبے کا جو چیف منسٹر ہے اس کو جا کے باہر کسی سے ملنا چاہیے اور بات کرنی چاہیے یا بڑھانی چاہیے کوئی ڈائلاگ، تو پھر وہ اس کی مدد لے کے وہ ڈائلاگ آگے بڑھائے. لیکن گڈا پور صاحب نے مدد تو نہیں نہ لی ابھی تک وفاق کی. وزیر دفاع اس پہ تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں، اور افغانستان سے ریلیٹڈ جو معاملات ہیں وہ نیشنل بھی نہیں ہیں، انٹرنیشنل معاملات ہیں. کئی انٹرنیشنل فورسز وہاں پہ انوالو ہیں، پہلے بھی رہی ہیں. تو اس پہ کیسے ایک صوبہ جا کے مطلب ڈائلاگ کر سکتا ہے یا اپنا ڈیلیگیشن بھیج سکتا ہے وداؤٹ دی اپروول آف دی فیڈرل گورنمنٹ؟ انہوں نے بالکل نہیں بھیجا، اعلان کیا انہوں نے. جی وہ تو بات ایک کی ہے، انہوں نے اس پہ حکومت کو جو ہے ان کے ساتھ ڈائلاگ کر کے ان کے ساتھ ان کی مدد مانگنی چاہیے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب شہباز شریف صاحب چیف منسٹر تھے پنجاب کے، تو باقاعدہ انہوں نے، کیونکہ وہ اپنے پنجاب کے صوبے کی اکانومی کو بہتر کرنا چاہ رہے تھے، تو ڈائریکٹلی ترکی اور چین کے ساتھ انہوں نے مذاکرات کیے تھے اپنی انڈسٹریز لگانے کے لیے. تو یہ ایک اچھی پالیسی ہے کہ وفاق جو ہے صوبے کے چیف منسٹر کی مدد مانگ کے اپنے علاقے میں بہتری لانے کے لیے ان کی علی ظفر صاحب، آپ نے کل پارلیمنٹ میں اپنے خطاب میں بھی پرائم منسٹر سے ریزگنیشن کا مطالبہ کیا. ایشوز وہی ہیں جو پارلیمنٹ سے گرفتاریاں ہوئیں. آج اسپیکر کی جانب سے سب جیل کرا دیا گیا ہے لاجز کو. پاکستان تحریک انصاف ویلکم کرتی ہے، خوش ہے اس ڈیسیژن سے؟ بالکل. دیکھیں، اسپیکر تو اپنا کام کر رہے ہیں، اس میں انہوں نے جب سے یہ اس کا، کیونکہ وہ کسٹوڈین ہیں سارے احاطے کے اور پارلیمنٹ کے، سینٹ بھی اور نیشنل اسمبلی بھی کا جو جورسڈکشن ہے ان کے نیچے آتی ہے، تو اپنا رول وہ ادا کر رہے ہیں. اس میں کوئی ہمیں شکایت نہیں ہے اور وہ بالکل کوآپریٹ کر رہے ہیں، بلکہ وہ اپنی جو اختیارات ہیں پوری طرح استعمال کر رہے ہیں. لیکن ایشو وہ نہیں ہے. ایشو یہ ہے کہ حکومت کے لوگ جو معذرت کر رہے ہیں، میری اسپیچ کے بعد بھی معذرت کی کافی لوگوں نے، لیکن وہ اپنی ذمہ داری جو چونکہ حکومت کے انڈر ہوا، ان کے تحت ہوا یہ سارا کچھ، تو ذمہ دار الٹیمیٹلی حکومت ہی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ میں منسٹر ہوں، میرے نیچے کوئی جو میرے اسٹاف ہے وہ کوئی کام کرے اور میں کہوں یہ میری تو غلطی نہیں، میرے اسٹاف نے کیا. رسپانسبلٹی جو ہے وہ پھر الٹیمیٹلی ٹاپ پہ آتی ہے. ٹھیک ہے، گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. لیکن اسپیکر سے آپ بظاہر فی الحال جو ہے وہ مطمئن دکھائی دے رہے ہیں. بہت شکریہ. سینئر قانوندان بیرسٹر ہمارے ساتھ تھے. ابھی ہم بریک کی جانب بڑھیں گے. بریک کے بعد شاہد خاقان عباسی صاحب ہمیں جوائن کریں گے. ویلکم بیک آفٹر دی بریک. پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. ہم بات کر رہے ہیں ملک میں آئینی ترامیم کے حوالے سے اور سیاسی صورتحال پر. ہمارے ساتھ موجود ہیں سربراہ عوامی پاکستان پارٹی سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب. بہت شکریہ عباسی صاحب جوائن کرنے کے لیے.
बज़ाहिर हम देख रहे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जलसा करेगी, पॉलिटिकल टेम्परेचर नीचे आएगा, मामला आगे बढ़ेंगे, लेकिन जलसे के बाद तो मामला मज़ीद गंभीर हो गए हैं। देखिए, जलसे होते रहते हैं, सियासी जमातें करती हैं, हुकूमत को थोड़ा बर्दाश्त का मादा होना चाहिए। जलसा शहर से बाहर हो रहा है, 10-12 किलोमीटर बाहर गांव में हो रहा था, आपने पूरा शहर बंद कर दिया। उससे पहले आपने एक कानून पास किया जिसमें उस जलसे की जगह का जिक्र है। पाकिस्तान का वाहिद कानून है, उसमें लिखा हुआ है मौजा संगजानी, जहाँ पे जलसा हो रहा था। और वो इतना काला कानून है कि इसको अगर ख़त्म नहीं करेंगे तो यकीन करें कि जो आज बनाने वाले हैं सब अंदर होंगे उस कानून के तहत। ये आप याद रखें, ये काले अंधे कानून आप बनाते हैं, आप पे ये असर होता है। जो वहाँ पे साहिबान आए बात करने के लिए, उन्होंने जो वहाँ पर बातें की, मुल्क का कोई जिक्र नहीं है, अवाम का कोई जिक्र नहीं है, एक दूसरे गाली गलोच है। और ये उसके बाद आपने पार्लियामान से अब वो जो कानून बनाया था उसी के तहत वहाँ पर्चे दर्ज हो गए। बिल्कुल नहीं, तो पीटीआई के लिए अच्छा मौका नहीं था कि 9 मई के बाद उनको एक स्पेस मिली थी, उसका फ़ायदा उठाते, एक अच्छा जलसा करते, कारकुनान को मोबिलाइज करते, लाहौर में फिर बाकी शहरों तक जाते, लेकिन इस्लामाबाद में जलसा मामला दोबारा वहीं ठप हो गया। नहीं, देखिए, इश्तियाल पैदा होता है ना, आपने हर तरफ से रुकावटें लगाई हुई थी। मैं खुद उस दिन मैं मरी से आया, सड़कें बंद थी, मैं यहाँ से चकवाल गया, सड़कें बंद थी, रात को वापस आया हूँ लाहौर से होकर, सड़कें बंद थी। तो फिर इश्तियाल पैदा होता है। आप जलसा करने देते क्या हो जाता? हुकूमत मानती है 20,000 आदमी थे, 20 थी तो 50,000 हो जाते, कोई क़यामत आ जानी थी, लेकिन नहीं। तो उससे इश्तियाल पैदा हुआ, वहाँ पे आपने वो कानून बनाकर पर्चे दर्ज कर दिए। फिर असेंबली के अंदर से आज तक पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ, दुनिया में शायद नहीं हुआ कि असेंबली के अंदर से आप मेंबरान को गिरफ्तार कर रहे हैं। मामला यहाँ तक लेकर आने की जिम्मेदार कौन है? मतलब पार्लियामेंट की बेतौकीरी हो रही है। वैसे तो पार्लियामेंट की बेतौकीरी, अरकान की गिरफ्तारी का अलग से मसला है, अवाम की वहाँ पे बात नहीं हो रही, जिस तरह कानून साजी हो रही है, इन एक्चुअल तो वो पार्लियामेंट की तौहीन है। जिम्मेदार तो हमेशा हुकूमत ही होगी ना। आप बर्दाश्त करें, कोई कानून तोड़ते हैं उसका पीछा करें, लेकिन गलत कानून भी आप बना रहे हैं। आप लोगों को राइट ऑफ असेंबली कानून के आइन के अंदर है, आप वो उसका इजाज़त नहीं दे रहे। और उनका कसूर ये है कि आगे सीधी बातें करते हैं, कभी औरतों के बारे में बातें कर रहे होते हैं, कभी मीडिया के बारे में धमकियाँ दे रहे होते हैं। ये कौन सी सियासत है? आज मुल्क की क्या ज़रूरत है, आप सब क्या कर रहे हैं? तो जिम्मेदार तो सारे हैं, लेकिन हुकूमत थोड़ा अक्ल से काम ले तो मामला इतने ख़राब नहीं होने चाहिए। आपने सुना सीएम केपी के कह रहे हैं कि अफगानिस्तान से खुद बात करेंगे, डेलीगेशन भेजेंगे काबुल। आप साबिक वज़ीर आज़म हैं, इख्तियार है सूबे को ये मामला करने का? ये तो वफाक की जिम्मेदारियाँ सारी। ये उन्होंने बात कर दी है, नई बात है। इसमें मुश्किल है कुछ कहना। ख्वाजा आसिफ कहते हैं वफाक पे हमला कर दिया है। देखिए, नहीं, अब इंडिया को देख लें। इंडिया में सूबे जो हैं वहाँ भी एक आइन है जी। वो सूबे खुद अपनी एडवर्टाइजमेंट करते हैं, अपनी टूरिज्म पॉलिसी खुद बनाते हैं, लोगों को दुनिया से इनवाइट करते हैं, वो डेलीगेशन भेजते हैं दूसरे मालिक में। पाकिस्तान से भी डेलीगेशन सूबों के जाते रहे हैं। यहाँ से इंडिया में डेलीगेशन गए हैं, पंजाब से, सिंध, तमाम सूबों से, चीन भी गए, अमेरिका भी गए। तो अफगानिस्तान पेचीदा मसला है, लेकिन अगर उससे कोई हल निकलता है कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन वफाक को एतमाद में लेके ये इकट्ठे मिलकर जब भी किसी दूसरे मुल्क से बात करें, क्योंकि आखिरकार जो फॉरेन पॉलिसी है ये डोमेन तो फेडरल गवर्नमेंट की है। बात वो ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन वो फैसला कोई करने के काबिल नहीं होंगे। उसी तनाजुर में अगला मुल्क उनको देखेगा। अली अमीन गड्ढापुर के बयान जो सियासी बयान आप इसको कह रहे हैं, एक पॉपुलर स्टेटमेंट है, इससे ज़्यादा इसकी कोई अहमियत नहीं है। पॉपुलर स्टेटमेंट आइन तोड़ के तो नहीं हो सकती ना, आपको आइन के अंदर रहना पड़ता है। सूबे के सरबराह हैं, वो आज पॉलिटिकल लीडर नहीं है, एक आइनी पोजीशन है, हलफ लिया हुआ आइन के तहत। उन्होंने जो जलसे में उनकी पूरी जो स्पीच थी वो उन्होंने एज ए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस, ठीक थे अल्फाज उनके? नहीं, मेरा उससे इख्तलाफ है। कुछ बातें उनका हक है करना, लेकिन किसी की तौहीन करना, ख़ास और ख़वातीन के बारे में मुझे अब एग्जैक्टली याद नहीं है क्या कहा गया, जो मीडिया के बारे में बातें हुई, ये मुनासिब नहीं है। ये कम से कम एक सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव को इस बातें ज़ेब नहीं देती। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हार्ड लाइन से पीछे क्यों नहीं आ रही? आपको क्या लग रहा है, क्या यही उनका जो वोटर है यही सुनना चाह रहा है, और क्या इससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ स्पेस बना पाएगी, बानी पीटीआई बाहर आ पाएंगे?
अपोजिशन हमेशा हार्ड लाइन रखती है, ये बात हमें समझनी चाहिए। जो बैक फुट पे जाना होता है वो हुकूमत ही जाती है, अपोजिशन कभी नहीं जाती, अराइवल ही हार्ड लाइन में होती है। तो ये आज ना हार्ड लाइन से कुछ बनेगा, ना हुकूमत की इन बातों से जो उल्टे सीधे कानून बनाते हैं, रुकावटें खड़ी करते हैं। यकीन करें आज अभी आप जाएं सड़कों पर इस्लामाबाद की, पहला कराची पोर्ट पे इतने कंटेनर नहीं है जितने यहाँ पर इस्लामाबाद में पड़े हुए हैं। तो कोई डेलीगेशन आए तो हैरान हो जाएगा कि कैपिटल में जहाँ कोई सी पोर्ट नहीं है। मुझे लोगों ने पूछा कि क्या आपके ये सड़कों पे कंटेनर क्यों रखे हुए, क्योंकि हमारे बड़े बड़े काम हैं, यहाँ पर बैरी जहाज भी आते हैं मतलब। तो ये ज़रा मिलजुल कर आज मुल्क की बात करें। अगर इन सबको मुल्क की परवाह, हुकूमत को, अपोजिशन को, तो बात आगे चल सकती है। बिलावल बात कर रहे हैं चार्टर ऑफ पार्लियामेंट की, होना चाहिए, बैठ के बात करें। अरे सारा चार्टर हो पाएगा? चार्टर मौजूद है, उसका नाम आइन है। हर चीज़ का चार्टर करेंगे, चार्टर ऑफ पार्लियामेंट, चार्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, चार्टर ऑफ इकॉनमी। क्या मकसद है? आज आप बैठे मुल्क को कैसे चार्टर किस चीज़ पे चार्टर करेंगे? आइन के अंदर सब कुछ मौजूद है, आइन का एहतराम करें, एक दूसरे की रिश्तें। और सबसे ज़रूरत यह है कि आज हुकूमत में आप अपना रवैया दुरुस्त करें। पार्लियामान के अंदर भी इमरान खान साहब यही काम करते थे, जो आज की हुकूमत है ये वही काम कर रही है इमरान खान करता था। तो इनको भी अपने मामलात के अंदर रहना चाहिए। आज मुल्क को रिफॉर्म की ज़रूरत है, बैठे उस पर एक एजेंडा तय करें कि रिफॉर्म कैसे होगा, उस रास्ते का तयन करें। क्या तजवीज़ करेंगे हुकूमत और अपोजिशन दोनों के लिए, क्योंकि दोनों अपने अपने मौके पे कायम है, दोनों बैक फुट पे जाने को तैयार नहीं है। क्या ऐसा करें ताकि जो सियासी दर्जा हरारत है कम से कम इस पे तो कमी आए? दोनों के पास कुछ भी नहीं है, ना ये हुकूमत चला सके, सब हुकूमत में रहे हैं, सब रहे हैं। आज मुल्क की सियासत में, मुल्क के मामलात में फ़ौज भी हिस्सेदार है, जुडिशरी भी हिस्सेदार है। मैं बहुत अरसे से ये कह रहा हूँ, इन सब जब तक ये एक टेबल पर नहीं बैठेंगे आपको हल नहीं मिलेगा। कोई कानून के अंदर सियासी बातें, तमाम सियासी लीडरशिप, मिलिट्री लीडरशिप, जुडिशियल लीडरशिप, एक टेबल पर बैठकर आगे के रास्ते का तयन करें, मुल्क कैसे चलाना है। कोई इसमें आईनी कानूनी रुकावट नहीं है। बिठाएगा कौन सारे स्टेक होल्डर को? हम टीवी। अच्छा बड़ा टेबल है आपके पास मतलब यही सबको बुला ले, यही डिबेट कर ले। जिस मुल्क की ये बात होगी कौन बिठाएगा, फिर आप वहीं पे नाकाम हो गए। जहां पर ये बात हो कि कौन बिठाएगा, सदर मुल्क का है, उसका क्या काम है? वज़ीर-ए-आज़म है, उसका क्या काम? एक सियासी जमात के सरबराह नहीं भाई, सदर है, सदर है ना, सदर है। कोई किसी कारोबारी बंदे को कहते वो बुला लेगा सबको? यार ये कोई बात है? बात आप मुल्क की कर रहे हैं, मुल्क आपका कहाँ जा रहा है, आपके अवाम तकलीफ में है, आप तबाही के रास्ते पर चल रहे हैं, मईशत ख़त्म हो रही है, लोग मुल्क छोड़ के जा रहे हैं, और आप कहेंगे बिठाएगा हमें कौन? आप भी न्यूट्रल हैं, सियासी जमात के सरबराह भी हैं, बासर शख्सियत भी हैं, सबको दावत दें। कोई ऑल पार्टी न्यूट्रल लफ्ज़ को ठीक नहीं है मेरा, नहीं है न्यूट्रल वो बानी पीटीआई वाला नहीं है, वो जेन्युइन जो न्यूट्रल वर्ड है मैं वही यूज़ कर रहा हूँ। नहीं मुझे कहते हैं मैं हाजिर हूँ, मेरा मेरा ना हुकूमत से कोई वास्ता है ना अपोजिशन से वास्ता है, मेरा वास्ता इस मुल्क से है, इस मुल्क के अवाम से है जो मुश्किल में है। आप यकीन करें आज 7 महीने हो गए पार्लियामान को, अपोजिशन भी बैठी है, हुकूमत भी बैठी है, एक लफ्ज़ इस मुल्क के बारे में उन्होंने नहीं कहा, एक लफ्ज़ मुल्क की मईशत के बारे में नहीं कहा, मुल्क के हालात दुरुस्त करने का नहीं किया, अवाम की बात नहीं की। कैसे मुल्क चलेगा? चले, हुकूमत की परफॉर्मेंस, मियाँ साहब, छोटे मियाँ साहब जो परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, आप भी प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, सारे मामलात को समझते हैं, ठीक चला रहे हैं मुल्क को। क्या परफॉर्मेंस है वही आपसे पूछ रहा हूँ। ठीक है, अभी तक जो हो रहा है मुझे बता दें, वो बिजली का रिलीफ पंजाब गवर्नमेंट ने इस्लामाबाद के लिए दिया, वो भी खत्म हो गया, 1 महीना हुआ। मुझे 3 साल 8 महीने इमरान खान साहब जो आज अपोजिशन में है, उनकी जमात बता दे उन्होंने कोई काम किया हो। 16 महीने इनको हो गए, 7 महीने किया ना उन्होंने काम, 23 महीने आप समेत कई लोगों को जेल में भेजा, नैब कवानीन इस्तेमाल किया, ये ठीक है, नवे रोज के रिमांड लिए, अचीवमेंट है, अचीवमेंट है, इनके पास भी अचीवमेंट है, इन्होंने इमरान खान को जेल में डाला हुआ है, अचीवमेंट हुई ना। मतलब पाकिस्तान की गवर्नमेंट की ये अचीवमेंट है कि ओपोनेंट जो है वो जेल में हो जी, और एमएनएस को आर कर रहे हैं असेंबली के अंदर से, ये भी अचीवमेंट है, नया है, ये भी रिकॉर्ड है ना। इस तरह मेरे भाई अरशद ने वो जेवलिन में रिकॉर्ड हासिल किया, ये भी नया रिकॉर्ड है। कल असेंबली के अंदर से फ्लोर से गिरफ्तार करेंगे इंशाल्लाह। आज तो सिर्फ गेट पे यानी आते के अंदर किया ना, कल पुलिस अंदर दाखिल होगी। मतलब एक रिटायर्ड कर्नल से मामला एक एसएचओ तक पहुंच गया पार्लियामेंट के अरकान जी, एक एसएचओ की मार है पूरी पार्लियामेंट। चलें,
یہ بتائیں کہ یہ تو ساری چیزیں ہو گئیں، آپ ابھی نیب ترامیم دیکھا آپ نے بحال ہو گئی ہیں، بانی پی ٹی آئی اس کی مخالفت کرتے رہے، سپریم کورٹ میں مقدمہ لڑتے رہے، بلکہ ویڈیو لنک پہ پیش بھی ہوتے رہے، اور سب سے پہلے بینیفیشری بھی خود بننے جا رہے ہیں۔ سر بینیفیشری آدمی نہیں ہوتا، قانون آپ نے بنایا ہے نا، اور یہ قانون ناکافی ہے۔ جب تک یہ ادارے کو آپ ختم نہیں کریں گے ملک نہیں چلے گا، بات کو یاد رکھیں جی، ختم کریں۔ پھر نئے پرفارمنس بتا دیں نا، 25 سال ہو گئے نیب کو، 25 سال پرفارمنس ہے نا سر؟ کیا ایک ملزم جو ایوان صدر میں بیٹھا ہوا ہے، دوسرا ایوان وزیر اعظم میں بیٹھا ہوا ہے، سر نیب کے دونوں ملزم تھے صرف نا؟ وہ نہیں ہے، چیئرمین سینٹ بھی ہے، 70% کابینہ بھی ہے، صوبائی کابینہ بھی ہے، سابق آدمی کی لائن لگی ہوئی ہے، اور کنوکشن کسی کی نہیں ہوئی، کنوکشن کسی کی نہیں، آپ کے سارے الزام جھوٹے ثابت ہوئے۔ پھر یہ نیب کی پرفارمنس ہے، کوئی جھوٹے الزامات لگاتا ہے اس کو۔ آپ کیا کر رہے ہیں یار، ختم کریں۔ چلیں آپ کو موقع ملا تھا، آپ بھی پرائم منسٹر بنے تھے، آپ بھی نیب زدہ رہے ہیں۔ جی میں نے پاکستان کے تمام مسائل میں حل نہیں کر سکا، میں معذرت چاہتا ہوں۔ 10 مہینے میں نہیں ہوتے تھے۔ نیب کے لیے کچھ کر دیتے، اس کو ختم کر دیتے۔ بھائی نیب پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی تھی اس کے ذریعے۔ جماعت نہیں کر سکتی، نیب آپ کو کنسنسس سے ختم کرنی پڑتی ہے، یہ کنسنسس سے ختم ہوگی، ورنہ جو کرے گا کہیں یہ جان بچا رہا ہے۔ ہمارے پاس سینٹ میں میجورٹی نہیں تھی، اس لیے میں بالکل یہ اس وقت کوشش ہوئی تھی، مجھ سے پہلے کمیٹی بنی تھی، اس نے فیصلہ بھی کر دیا تھا، لیکن جب پاناما کیس بنا تو پیپلز پارٹی بھی بھاگ گئی اور پی ٹی آئی بھی بھاگ گئی، اور کہا ٹھیک ہے اب یہ بھگتے تو ہم کیوں مدد کریں۔ یہ بدقسمتی، اور آج سارے بھگت رہے، آج وہی پی ٹی آئی بھگت رہی ہے، پیپلز پارٹی بھی بھگت چکی ہے۔ میاں صاحب پارٹی کو ریوائیو کرنا چاہتے ہیں، شروع میں سن رہے تھے کہ لندن جا رہے ہیں، اب پتہ چلا لڈن، ساؤتھ پنجاب، وزیرستان، پورا پاکستان گھومیں گے، کے پی کے جائیں گے، بلوچستان جائیں گے، پنجاب کے مختلف اضلاع میں جائیں گے، تو ایک دم سے کیسے فیصلہ ہو گیا لندن سے؟ یہ ان کا فیصلہ ہے، جماعت ہے، لیکن وہ ریوائیو کر پائیں گے دوبارہ پارٹی کو؟ جماعت کو ریوائیول کی ضرورت نہیں ہے، جماعت تو آج اقتدار میں ہے، وفاق میں اقتدار میں ہے اور صوبے میں اقتدار میں ہے، اس کا ریوائیول اس کی پرفارمنس میں ہے۔ اپنا کام کریں جو آپ کا کام ہے، عوام نے تو فیصلہ دے دیا نا، ٹھیک دیا غلط دیا، ان کو عوام کا فیصلہ معلوم ہے نا، ڈیٹس وائی شاید وہ سمجھ رہے ہو کہ جانا چاہیے عوام میں۔ پھر یہ کرسی چھوڑ دیں، یہ کرسیاں چھوڑ دیں جن پہ بیٹھیں۔ آپ دونوں طرف نہیں ہو سکتے نا، کہ آپ عوام کو بھی کیا کہیں گے، عوام کو جا کر عوام کہیں گے آپ کی حکومت جائیں کام کریں؟ نہیں، وہ کہہ رہے ہیں بانی پی ٹی آئی کی مقبولیت کم کرنے کے لیے عوام میں اعتراض۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ان کا کر پائیں گے سر، میں نہیں، کم مقبولیت آپ کسی کی کم نہیں کر سکتے، آپ اپنی مقبولیت بڑھا سکتے ہیں کام کرنے سے۔ آپ حکومت میں ہیں، یہ بات سمجھیں، آپ وفاق میں حکومت میں ہیں، صوبے میں ایک حکومت میں ہیں، اور میرا خیال ہے بلوچستان گورنمنٹ میں بھی شامل ہے، بالکل۔ تو آپ ڈیلیور کریں، پرفارمنس دیں۔ ججز کے حوالے سے بتائیں کہ حکومت کوشش کر رہی ہے نمبر پورے کرے، کوئی آئینی ترمیم، ان کی مدت ملازمت، ان کی تعداد، کیسے دیکھتے ہیں اس پوری چیز کو؟ آج امتحان ججز کا ہے، حکومت تو ہر الٹا سیدھا کام کرنے کو تیار ہوتی ہے۔ آئینی ترمیم ایک دن میں نہیں ہوتی، آئینی ترمیم کو عوام کے سامنے رکھنا ہوتا ہے، بہت بنیادی فیصلہ ہے، اس پہ پبلک اوپینین آنا چاہیے، اس پہ کمنٹری آنی چاہیے میڈیا میں، اس کے بعد پارلیمان میں ایک لمبی ڈیبیٹ ہو، کیوں کر رہے ہیں، کیا مقاصد ہیں، اس سے کیا فائدہ ہوگا، کیا نقصانات ہوں گے، یہ آپ کو کرنا پڑتا ہے۔ آج بدقسمتی یہ ہے کہ جوڈیشری خاموش بیٹھی ہے، وہ ادارہ کہہ دے ہمیں نہیں چاہیے۔ یہ جو 62 سال ہائی کورٹ، 65 سال سپریم کورٹ، کچھ سوچ سمجھ کر بنایا گیا تھا۔ آپ دلیل دیں نا کہ کیوں چاہیے، آج اس ہفتے کیوں یہ واقعہ پیدا ہوا کہ آج یہ ہمیں چاہیے؟ کہ آپ ہفتہ، 2 ہفتے، مہینہ، 5-6 مہینے اس پہ ڈیبیٹ نہیں کرا سکتے ملک میں؟ کیا فائدہ ہوگا اس کا ملک کو، کیا فائدہ ہوگا نظام کو؟ اور صرف یہ بات پھر نہیں ہے، پھر سلیکشن آف ججز کیسے ہوگی؟ اصل ایشو تو وہ ہے، سلیکشن آف چیف جسٹس کیسے ہوگا؟ آج میری نظر میں جوڈیشری کے پاس 2 راستے ہیں، ایک 3 سال کی ملازمت لے لیں، یا اس ملک کے عوام کے اندر عزت لے لیں، یا عزت رہے گی یا نوکری رہے گی، یہ فیصلہ ان کے پاس ہے۔ یہ ایکسٹینشن لینے والے کو اس ملک کے عوام جو آج پس رہے ہیں،
جن کی تکالیف آسمان کو چھو رہی ہیں، آپ ان کے منہ پہ تھپڑ مارنا چاہتے ہیں کہ ایکسٹینشن دے رہے ہیں، 3 سال ملازمت اور دے رہے ہیں، کیوں دے رہے ہیں؟ کیا یہ آج ملک کا مسئلہ ہے؟ کیا آج پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ جوڈیشری کی عمر بڑھانا ہے؟ کیا ملک میں کوئی مسئلہ نہیں؟ کہتے ہیں نا جوڈیشری ہمارا جو ہے وہ نمبر دنیا میں بہت نیچے ہے، کیسز بہت زیادہ ہیں، تو شاید یہ رکیں، 100 کر دیں، 100 کر دیں، عمر نہیں، عمر 100 کر دیں، ججز کی تعداد 100 کر دیں، تاحیات کر دیں، امریکہ میں ہے تاحیات ہے، تاحیات کر دیں۔ وہاں جج بنتا ہے قابلیت کی بنیاد پر، تعلق کی بنیاد پہ نہیں۔ اس کے کپڑے اتارتے ہیں پوری ملک کے سامنے، پبلک سکروٹنی ہوتی ہے، کئی ہفتے جاری رہتی ہے، پھر جج بنایا جاتا ہے۔ اس لیے آج ذرا سوچیں ہم نے کیا کیا اس ملک کے ساتھ، ہر ادارہ سوچیں۔ لیکن جب اگر کوئی آئینی طور پہ معاملہ ہو جاتا ہے، جس طرح بانی پی ٹی آئی نے کہا قانون بن گیا نیب کے حوالے سے، ڈیٹس وائی میں ریلیف لینے جا رہا ہوں، آل دو میں ہی اس میں سپریم کورٹ پاکستان میں کنٹیسٹ کرتا رہا ہوں، تو شاید جو وہاں لوگ بیٹھے ہوں کہ جی آئینی ترمیم ہو گئی، اب تو ہم آئین کے تابع ہیں، جو لکھا گیا ہم عمل کریں گے۔ بانی پی ٹی آئی کو قانون نہیں پڑھا میرے خیال میں، آپ نہیں ریلیف مانگتے، وہ آپ کو مل جاتی ہے آٹومیٹکلی جب قانون ہی بدل گیا۔ 24 گھنٹے نہیں ہونے دیے اور درخواست دائر کر دی، ٹھیک ہے جی، یہ قانون بن گیا، اب ہمیں ریلیف دے دیں۔ جی قانون بنے گا تو وہ آپ ویسے بھی اس پہ پروسیکیوٹ کر نہیں سکتے عدالت نا۔ اچھا، وہ پروسیجرل بات ہوتی ہے کہ آپ کو کہا جاتا ہے کہ ریلیف مانگیں، کیونکہ عدالت پروسیکیوٹ ہی نہیں کر سکتی اب اس معاملے کو۔ اچھا، یہ تو ہو گیا معاملات سیاست کے، وہ چلتے ہی رہیں گے۔ اکانومی بہت برے حالات ہیں، جس طرح بھی ہم نے پہلے تذکرہ کیا کہ مریم بی بی نے ریلیف دینے کی بات کی پنجاب کے لوگوں کو، کیپٹل کے لوگوں کو 2 ماہ کے لیے۔ اسلام آباد میں تو 1 مہینے میں ہی ہاتھ کھڑے کر دیے انہوں نے کہ 1 مہینے ریلیف دے دیا، انف تھا، بس اگلے ماہ نہیں ملے گا، اس ماہ نہیں ملے گا۔ دیر پا پالیسی نہیں تھی، سوچ سمجھ کے نہیں بنائی تھی۔ دیکھیں جب تک معیشت اس وقت چلے گی جب سیاسی استحکام ہوگا، یہ جدا نہیں ہے، اس بات کو سمجھیں۔ معیشت اور سیاست یہ جڑے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ تو پہلے سیاسی استحکام لائیں ملک کے اندر، سیاسی استحکام آئے جب ملک آئین کے مطابق چلے گا۔ آپ کو پاکستان کے ہر مسئلے کی بنیاد آئین سے نفی میں ملے گی۔ مجھے اب کوئی مسئلہ بتائیں، میں آپ کو آئین سے جوڑ کے دکھا دوں گا۔ سارے حلف کے مطابق کام کریں، ملک ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک آئین درست نہیں ہے، اس کو بدل لیں، یہ آپ کا حق ہے۔ یہ آئین ٹھیک نہیں ہے، غلط ہے، ہم درست کر لیتے، اب درست کر لیں، پارلیمنٹ بدل، لیکن یہ آپ کو کام پارلیمنٹ کا ہی ہے جی بدلنا۔ پارلیمنٹ بدل دے نا، پارلیمنٹ بدل دے۔ آئی پی پیز کے معاملات، ایک کمپنی تو راضی ہو گئی ہے، چلیں خود راضی ہوئی ہے کہ ہم پرائز جو ہے، میں معذرت سے کہتا ہوں چھوڑیں ان باتوں کو، جو کمپنی راضی ہوئی اس کی بھی ذرا بیک گراؤنڈ دیکھ لیں، کیا راضی ہوئی ہے۔ اچھا، ہم اپنے آپ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں نا، ہر بات میں دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ اچھا، کیا بجلی کا مسئلہ آئی پی پیز میں حکومت کہہ دے ہاں مسئلہ سارا آئی پی پیز ہے، پھر میں بتاتا ہوں، پھر میں حل بتا دیتا ہوں۔ ابھی فی الحال تو سابقہ وزراء گور اعجاز بھی آ کے بتا رہے ہیں سب سے بڑا مسئلہ آئی پی پیز ہیں جناب، انہوں نے سر آ کے بتائیں نا پرائز بہت زیادہ ہو گئے ہیں، پچھلے سال آئی پی پیز نہیں تھا، اس سال آئی پی پیز آئے ہیں، ٹیکسز آئی پی پیز اس سال آئے ہیں۔ آپ ٹیکسز کہہ رہے ہیں، ٹیکسز وجہ ہے؟ نہیں جی، پھر آئی پی پیز لگے تھے ڈالر میں، ڈالر اس وقت تھا 60 سے 100 روپے تک، بلکہ 40 سے شروع ہوئے تھے، آج ہے 285۔ جب ڈالر 3 گنا ہوگا، آئی پی پی کی قیمت بھی 3 گنا ہو جائے گی، فیول بھی 3 گنا ہو جائے گا۔ سب سے بڑی بات یہ ہے، پھر آئی پی پی لگے تھے کہ آج 200 ارب یونٹ سال کے بنا کے بیچ رہے ہوں گے، وہ آپ نے اکانومی تباہ کر دی، آج 110 ارب یونٹ بک رہا ہے، تو آئی پی پی کی قیمت ڈبل ہو گئی فی یونٹ۔ آئی پی پی میں کیا ہے، 25% آئی پی پی نیوکلیئر ہے، نیوکلیئر پلانٹ نہیں لگنے چاہیے تھے پاکستان میں۔ 20% ہائیڈل ہے، نہیں لگنے چاہیے تھے ہائیڈل پلانٹ۔ آپ نے اپنے پیسے خرچ نہیں کیے، دوسروں سے کہا انویسٹ کرو تو ہم بجلی کے پلانٹ لگا کے ہم بجلی آپ سے خریدیں گے، یہ ساری بات ہے۔ لیکن ان سے وہ تو لوکل کرنسی میں کر لیتے نا، وہ تو آگے فیوچر کا سوچ کے کرتے نا کہ آگے جا کے معاملات آگے بھی بڑھنے ہیں۔ میں خرچہ ڈالر میں کروں، دیں گے لوکل کرنسی میں، بتائیں نا، یا تو گارنٹی دے دینا مجھے کہ میرا ڈالر وہی 40 پہ رہے گا۔ آپ نے بنیادی طور پر یہی گارنٹی دی ہوئی ہے کہ تمہارا ڈالر 40 پہ رہے گا، جہاں میں انویسٹ کروں گا اسی پہ ڈالر رہے گا، میں ڈالر خرچ کر رہا ہوں۔
मैं खर्च डॉलर में करूं, आप मुझे पैसे रुपए में दें, लेकिन उसके बराबर उस दिन वाले दिन पे दें। हल क्या है, हल बता दें, क्योंकि अब ये देखिए आप एक अलग से इसका एक दूसरा एक एंगल बता रहे हैं जो अमूमन लोग नहीं बता रहे। कौम को ये बताया जा रहा है IMF जालिम है, वो कर्ज देती है, शराइत लगा देती है। कौम को बताया जा रहा है IPVC जिन्होंने लगाए हैं वो जालिम है, महंगी बिजली दे रहे हैं। आप बताएं है क्या? जो नालायक होते हैं यही बातें करते हैं, जिनको मसले का नहीं पता, हकीकत का नहीं पता, दूसरे झूठ ही बोलेंगे, अपनी नालायकी को छुपाने के लिए झूठ बोल देंगे। आपने वायदे किए हुए यार, आप समझें इस बात को कि बात आपकी मईशत की नाकामी की है और डॉलर की स्ट्रेंथ की है। ये मसला है बिजली की कीमत का। बिजली डॉलरों में है, आपकी बाकी चीज़ें महंगी नहीं हुई। तेल कहाँ पर है? उसका 60 रुपए का था, आज क्यों 300 रुपए का है डॉलर की कीमत? सोल्यूशन बताएं सर, कैसे ठीक हो सकता है? सोल्यूशन आइन, बिजली का मसला भी आइन में है। आप तोड़े आइन, रोज तोड़ेंगे, सियासी अदम इस्तेहकाम होगा, मईशत ग्रो नहीं करेगी। बस आप वादा करते हैं, IPP आपने वादा किया हुआ है, अच्छा किया या बुरा किया है, आज आप वो कहते हैं चोर हैं। आप मतलब किस दुनिया के क्या कहाँ रहते हैं, क्या कर रहे हैं? मुल्क से बिजली के अंधेरे खत्म करने के लिए उनको मनाकर लाए, इन्वेस्टमेंट करें, और आज एक बयानिया बनाया जा रहा है कि वो चोर। मना कर नहीं रहे, आपने रखे कि ये डॉक्यूमेंट हैं, इस पे साइन करें, ये हम रिटर्न्स आपको देंगे, ये टैरिफ है, आप करें। तजर्बाकार सियासतदान है आप, बानी PTI, रवां साल आपको जेल से बाहर आते नजर आ रहे हैं। मैं सियासतदान और नजूमी नहीं हूँ, अनवर नजूमी से रब्ता करें, मैं आपको नंबर एक्सपीरियंस भी देख रहा, आप नैब जजा भी रहे हैं, जेल में भी रहे हैं, हुकूमत में भी रहे हैं, उनकी तरह वजीर आजम भी रहे हैं। इर्रेशनल इलॉजिकल सिचुएशन है पाकिस्तान में। अच्छा, ये ना किसी मंतक के मुताबिक है, ना किसी कानून के मुताबिक है, ना इसके अंदर कोई सोच है। हम तो डे टू डे मुल्क को चला रहे हैं। ठीक है, साबिक वज़ीर मैं शाहिद खाकान अब्बासी साहब हमारे से बात कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका जी भाई साहब टाइम देने के लिए। अभी एक ब्रेक की जानिब बढ़ते हैं और ब्रेक के बाद मज़ीद इशू की बात करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर दी ब्रेक। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। अब हमें ज्वाइन किया है मोहम्मद अली दुरानी साहब, साबिक वज़ीर इत्तलात व नशरियात। बहुत शुक्रिया दुरानी साहब ज्वाइन करने के लिए। मुल्क की सियासत में डेडलॉक है, आप अचानक से नमूदार हो गए हैं, खुद आए हैं कि बर वक्त लाए गए हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तो जी काफ़ी अरसे से आया हूँ, कोई इलेक्शन के पहले बीच में इलेक्शन से पहले आप एक्टिव हुए। हाँ, लेकिन फिर दोबारा थोड़ा हाइबरनेट हो गए। नहीं, हाइबरनेट नहीं हुआ, वो मुझे शौक चूँकि बड़ा मेरे तो बहुत ही पब्लिक इंटरेस्ट ओरिएंटेड शौक है, तो इसलिए मैं उस वक्त एक्टिव होता। मैं कोई परमानेंट मतलब किसी पॉलिटिकल उस पर तो हूँ नहीं, मतलब पार्टी के रेफरेंस से किसी एक्टिविटी में नहीं हूँ। तो मेरा तो इस वक्त जो आने का मकसद था वो यही था कि इस वक्त टकराव जितना बढ़ रहा है उसको कम करने के लिए रिकन्सिलिएशन की कुछ ऐसी मूव्स की जाएं जिसके नतीजे में मुल्क की बेहतरी हो। तो उसी पर्पस के तहत मैंने एक्टिव हुआ और उसी के अंदर से फिर अल्लाह ताला रास्ते भी बनाता गया। और आज ये है कि मेरी हर कोशिश यही होती है कि लोग आपस में मिलें। ठीक है, अभी जितना मिले हैं, शुजात साहब से भी मिले हैं, मौलाना को मिले हैं, मौलाना से मिले हैं, आपकी मुलाकात हुई है। मौलाना आजकल क्या बातें कर रहे हैं, पहले ये सुन लें, फिर इस पर हम आपका रिस्पॉन्स लेते हैं। जी। ऐवान मुस्तरब है, मुल्क के लिए परेशान है, ऐवान पर एतमाद किया जाए। हम जैसे कैसे भी हैं, फॉर्म 47 के हैं या 45 के हैं, लेकिन अब इस ऐवान में हम बैठे हुए हैं, डिजोर न सही डिफेक्टो सही, लेकिन इन्हीं से आपने काम लेना होगा। हुकूमत को भी अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। इख्तिलाफ राय करेंगे, तनकीद करेंगे, अपोजिशन में बैठे हैं तो अपोजिशन का किरदार अदा करेंगे। ये आपने सुना जी, मौलाना जो है कुछ दिन पहले क्या बात कर रहे थे और गुज़िश्ता रोज उन्होंने क्या बात की है, जरा ये भी मुलाजा कर लें। एक्सटेंशन का अमल अगर फौज के अंदर है तब भी गलत है, अगर अदलिया के अंदर है, अगर सिविल ब्यूरोक्रेसी के अंदर है तब भी गलत है। ये तो कल पार्लियामेंट भी मुतालबा कर सकता है कि 5 साल के बाद हमें भी 5 साल की एक्सटेंशन दी जाए। हम अपोजिशन हैं, इस पर अपोजिशन का किरदार अदा करेंगे। जुडिशल रिफॉर्म लाए जाए, अपोजिशन के साथ बैठ कर लाए जाए, उस पर कमेटी बनाई जाए, आईनी मामलात के लिए एक मुस्तकिल अदालत ही बना दी जाए। ये मौलाना का आपको सुना दान साहब, मौलाना से आपकी हाल ही में मुलाकात हुई है, आज भी उन्होंने बात की है, क्या लग रहा है, क्या मूड है मौलाना का?
मौलाना ऑपोजिशन में हैं और रहेंगे। कानून साजी उनके बगैर पूरी नहीं होगी, गोल्डन नंबर्स हैं उनके पास। कानून साजी तो पार्लियामेंट ने करनी होती है ना, उसके लिए अराकीन भी चाहिए। हुकूमत का दावा है कि अराकीन पूरे हो गए, हुकूमत के मौलाना के बगैर हो नहीं सकते। अगर अराकीन पूरे हो गए हैं तो कर ले, अगर नहीं हो सकते तो फिर नहीं होंगे। मौलाना तो नहीं है हुकूमत के साथ। हाँ, नहीं करेंगे वोट हुकूमत को, ना करेंगे, ना करनी चाहिए। अच्छा, और अगर कुछ ऐसा हुआ जिस तरह हमने देखा कि राजा रियाज साहब ने एक नाम दिया काकड़ साहब का, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मान लिया कि ये निगरान वज़ीर आज़म होंगे, कुछ ऐसा भी हो सकता है कि मौलाना लेकर आए कोई जुडिशल मामला? देखिए मौलाना ने हुकूमत राजी हो जाए उसके लिए बड़ी, असल में आप यह ना कि बाल की खाल तो हम बहुत दफ़ा उतारते हैं, लेकिन मौलाना ने कल भी बड़ी वजाहत से कहा है कि भाई अगर हुकूमत ने कोई अमेंडमेंट करनी है तो उसके पास एक ही तरीका है कि वो अपोजिशन के साथ मिल के अमेंडमेंट्स लाए। अच्छा, अपोजिशन सिर्फ मौलाना नहीं है, अपोजिशन से मुराद है वो तमाम पार्टीज जो अपोजिशन के अंदर हैं। और मैं आपको बताऊं, पिछले दिनों हमने एक इनिशिएटिव लिया था इस्लामाबाद में ही, इसमें तमाम अपोजिशन की पार्टीज को हमने इकट्ठे बैठ के, कोई इत्तेहाद नहीं बनाया था, बस एक एकता, मतलब इकट्ठ, और उसके अंदर एक कंसेंसस था सारी अपोजिशन में कि हुकूमत के से बाहर जितनी पार्टियां हैं अवाम उनसे एक मुतालबा कर रहे हैं कि वो आपस में इकट्ठी हो जाएं। ठीक है, और वो मेरा ख्याल है वो अब इकट्ठी रहेंगी, इसलिए कि अवाम इस वक्त 8 फरवरी के बाद वो पुराने अवाम नहीं है, अब वो जागते हुए अवाम है, आपकी तरह की नौजवान अवाम है, और उनके हाथों में ये भी है जिसकी वजह से उनको आप अब ना बेवकूफ़ बना सकते हैं, ना दबा सकते हैं, ना डिसइंफॉर्म कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। अब वो जाग रहे हैं, अपने मफादात का पहरा देना चाहते हैं, अपने वोट की इज्जत को छीन के वापस लेंगे, और जब तक वो नहीं मिलेगी ना वो चैन से बैठेंगे ना बैठने देंगे। अभी आपने जो बात की कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी ऑन बोर्ड करके कुछ आईनी मामला हो सकते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मानेगी? उनको तो जो चीज़ें करने की हुकूमत कोशिश कर रही है वो तो किसी सूरत उस पर राजी नहीं होगी। नहीं तो वो क्यों क्या हल निकलेगा उसमें? हल तो यही निकलेगा, वो काम करें जिस पे सब राजी होते हैं। मेरा तो एक ही, आपको पता है इलेक्शन से पहले मैंने एक पूरा प्लान बना के जो अब हुक्मरान बने हुए हैं और नहीं बने हुए उनकी खिदमत में पेश किया था, और वो ये था कि आप नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट बनाएं। ये कोई वो नहीं है, वो सिलेक्टेड लोगों की नहीं, इलेक्टेड लोगों की नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट, जो ब्रिटेन ने बनाई, जो साउथ अफ्रीका ने बनाई, जो जर्मनी ने बनाई, जो आयरलैंड ने और कितनी मिसालें दूं कि जितने लोग इलेक्ट होके आए, क्राइसिस था सेकेंड वर्ल्ड वॉर का, उन्होंने कहा जी हम सब इकट्ठे होंगे अपने मुल्क के लिए। नेल्सन मंडेला आया, उसने कहा हमने लड़ना नहीं है, हम सब इकट्ठे होकर रिकंसिलिएशन करेंगे। उसके लिए तमाम पार्टियों ने मिलके हुकूमत बनाई, एक सर्टेन मुद्दत के लिए मिलके चलाई, और उसके नतीजे में मुल्क के तमाम इश्यूज आयरन आउट हुए। पाकिस्तान में हो सकता है, पॉसिबल है? पॉसिबल नहीं है, ये करना पड़ेगा। अच्छा, और अवाम तो करवा सकते हैं। लीड कौन करेगा? क्योंकि यहाँ तो कोई लीडिंग पोजीशन पे पीछे हटने को तैयार नहीं है। देखें, लीड करना किसी का राइट नहीं है, लीड करना उसका राइट है जिसको अवाम लीड देती है। आपने देखें, मैं आपको बताऊं, 73 के कॉन्स्टिट्यूशन जब से बना है उससे आज तक एक इलेक्शन भुट्टो साहब के ज़माने में हुए, उसमें प्री पोल रिगिंग हुई, वो इलेक्शन चले गए, भुट्टो साहब ने निगोशिएट करके रिजॉल्व करने की। उसके बाद जितने इलेक्शंस हुए, उन इलेक्शंस की हिस्ट्री आप देखें, बड़ी इंटरेस्टिंग है। वो हिस्ट्री ये है कि उनके अंदर अवाम को मजबूर किया गया कि अब फलां पार्टी ने आना है उसको वोट दो, अब फलां ने आना है उसको वोट दो। तमाम इलेक्टेबल्स को घोड़ों की तरह उस पार्टी में ले जाया जाता था जिसने आना होता था, और अवाम को कहा जाता था थानेदार के जरिए कि इन्हीं को वोट दो और वही इलेक्ट। आप मुझे बताएं कि 85 से लेके 18 तक जितने इलेक्शंस हुए उनमें वही पार्टी आई जिसके बारे में कह दिया गया था कि इसने आना है। इस फर्स्ट टाइम जिस तरफ हवाओं का रुख था, हवा का रुख बनाया गया था, नहीं बनाया गया। अब जो है ये 2024 के पहले इलेक्शन, उसी वजह से मैं एक्टिव भी हुआ हूँ, ये पहले इलेक्शंस हैं जिसने अवाम ने कहा अच्छा चलो तुम्हारी गाड़ी में भी बैठ जाएंगे, तुम्हारा नान भी खा लेंगे,
वोट हम उसको देंगे जिसको हमने देना है। उन्होंने उसको दिया जिनको उसने देना था, और अब आप उनसे छीनना चाहते हैं वोट, वो नहीं छीनने देंगे। उन्होंने छीन के अपना हक लिया है, अब वो नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे। ठीक है, आईनी तरमीम पे थोड़ी देर बात कर लेते हैं। इज़ इट पॉसिबल कि मौलाना कुछ तरमीम लेके आए, जिस तरह मैंने पहले भी पूछा, जिस तरह मौलाना ने इशारा दिया, इशारों करार बड़ी बात करते हैं, मौलाना बड़े सिग्नल दे जाते हैं, तो उन्होंने कहा जनाब कि सीनियर मोस्ट लाजमी नहीं है कि वही हो, कोई 3 या 5 नाम, इस पे पीटीआई भी राजी हो जाएगी, कुछ ऐसी? देखें जी, ये एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है। अच्छा, वैसे तो ये ऑप्शन है। देखिए मैं आपको एक बता दूं, ये असेंबली कैपेबल नहीं है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की। ये असेंबली जो है ये नामुकम्मल असेंबली है, ये क्वेश्चन असेंबली है, इसका इंतखाब मुतनाज़ा है, इसके इलेक्शन निशान की चोरी को कोर्ट ने आइडेंटिफाई किया हुआ है, तो इस असेंबली का मॉरल ग्राउंड्स के ऊपर ये इख्तियार नहीं है कि वो अमेंडमेंट करे। एक दूसरी बात यह है कि इस वक्त हुकूमत के पास डिजायर्ड नंबर्स भी नहीं है कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करे। ख्वाजा आसिफ दावा कर रहे हैं नंबर पूरे हो गए हैं। ख्वाजा आसिफ साहब तो अपने वोट भी पूरे गिन रहे हैं, अगर वो सचमुच जाके डब्बा खोल लें तो वो शर्मिंदगी से फौत हो जाए। मतलब यह है कि उनके तो अपने इलेक्शन के वोट पूरे नहीं है, तो वो असेंबली के वोट क्या पूरे करेंगे। तो लिहाजा इस सारी सूरत हाल में मैं ये समझता हूँ कि आज की हुकूमत को ये गलती नहीं करनी चाहिए कि वो मतलब आवाम ने अगर चलो थोड़ा सा स्पेस दी हुई है, उनको उतना ना छेड़ें कि वो आपके नाक पे आके लगे। तो ये जो इस वक्त का है, अगर अमेंडमेंट करनी है कोई, जैसे मौलाना ने कहा ठीक है, तो सारी अपोजिशन और हुकूमत मिलके अगर कोई, और वो करनी पड़ेगी। मैं कहता हूं कि इन्हें अमेंडमेंट करनी चाहिए। एक कौमी, सूबाई और बल्दियाती इंतखाबात इकट्ठे कराने की अमेंडमेंट करनी चाहिए। अबूरी हुकूमत जो ये नकली बनाते हैं उसको ख़त्म करने की अमेंडमेंट करनी चाहिए, और फेयर एंड फ्री इलेक्शंस को यकीनी बनाने के लिए तमाम पार्लियामेंट को अमेंडमेंट करनी चाहिए। उसके बाद पार्लियामेंट डिसॉल्व करके नए इलेक्शन करवाने चाहिए। मियाँ साहब दोबारा से मुतारिक हो रहे हैं, लंदन जा रहे थे लेकिन प्लान उन्होंने चेंज किया है, पाकिस्तान भर का दौरा करेंगे, पार्टी को मोबिलाइज करेंगे। कहा जा रहा है कि बारी पीटीआई की जो मकबूलियत है उसको काउंटर करने की कोशिश करेंगे। वो तो आए भी इसीलिए थे, अपना इलेक्शन भी ना जीत सके। वो वतन की रिपोर्ट आपके सामने है। तो मियाँ साहब के साथ बड़ी ज्यादतियाँ हुई हैं, उनको गलत तस्वीर दिखाई गई पाकिस्तान के हालात की। अच्छा, हाँ, किसने दिखाई? उनके अपने लोगों ने दिखाई ना, उनकी अपनी जमात ने। अपनी जमात ने। भाई उन्हें लंदन में तो नजर नहीं आई तस्वीर के घर के बाहर क्या हो रहा है, तो उन्होंने पाकिस्तान की तस्वीर भी नहीं देखी। तो मियाँ साहब बुजुर्ग सियासतदान हैं हमारे, तो वो बड़े पुराने मेहरबान हैं और वो सियासत को समझते भी हैं। अगर आज वो लंदन से आके मरी के फ्रिज में लग गए हैं तो उसकी वजह यह है कि वो पब्लिक के मूड को देख रहे हैं, समझ रहे हैं। और आज मियाँ साहब के लिए जो बेस्ट ऑप्शन है वो ये है कि आज के अवाम के सेंटिमेंट्स को समझते हुए मियाँ साहब को आगे बढ़ते हुए असेंबली से इस्तीफ़ा देना चाहिए। अच्छा। और मुतालबा करना चाहिए कि भाई देखें, सियासी लीडर का ओढ़ना बिछोड़ना वोट होता है, अवाम का मोहब्बत होती है, अवाम का रिस्पांस होता है। अगर आप अवाम में ना जा सकें तो सियासत किस लिए? आप ये कह रहे हैं कि रिजाइन कर दें, मियाँ साहब, डिसॉल्व हो जाए, नए इलेक्शन हो, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद जो मुंतखब होके आएगा वो होगा। जो मुंतखब होकर अगर आ गए, हाँ, तो उसके बाद क्या होगा? देखें, जो अभी जो बगैर मियाँ साहब लंदन हो गए, जो मियाँ बगैर मुंतखब होके आए थे उन्होंने खान साहब को जेल में डाल दिया। हाँ। ठीक है ना जी। खान साहब 6 फुट के गए थे, हाँ, अब तक वो 18 फुट के हो गए हैं मुसलसल। हाँ। इस वक्त 70% से 75% एयर टाइम वो ले रहे हैं, आधा हुकूमत दे रही है, आधा वो खुद ले रहे हैं। हाँ। इस वक्त अगर उनका जिस दिन जलसा रख देते हैं उस दिन 100% एयर टाइम उनको चला जाता है। हाँ। रोज उनकी पॉपुलैरिटी में इजाफा हो रहा है। अगर वो आने के बाद आप ये अस्यूम कर लें कि इलेक्शन हुए तो वो आ जाएंगे, अगर वो यही सलूक मियाँ साहब के साथ करेंगे, मियाँ साहब का कद भी उनके जितना बड़ा हो जाएगा, अवाम में पॉपुलर हो जाएंगे, अवाम के दिल में चले जाएंगे। खुद पीटीआई की जब हुकूमत थी उनका अपना क्या हाल था। हाँ। तो आज हाथ कंगन, 2018 में जिस तरह मियाँ साहब की पॉपुलैरिटी थी, अवाम में मकबूलियत थी, देखें 18 के इलेक्शंस में डिस्टॉर्शन हुई, पता है ना। अब वो कहते हैं जी उस वक्त हुई थी तो अब हो गई तो क्या हुआ? नहीं, 2 गलतियां एक सही नहीं बनाती। ठीक है ना। हाँ। आपने उस वक्त गलती की, आपने 14 में गलती की, आपने 12 में गलती की, 10 में सारी गलतियां की। अब अगर गाड़ी मुल्क की चलानी है, हाँ, तो फ्रंट मिरर में देख के चलाएं। हाँ।
विंड स्क्रीन में देख के चलाएं, रेयर व्यू मिरर में जो हुकूमत चलाने की कोशिश कर रही है। और जी वो 9/11 का मिरर खोल लेते हैं, कभी कोई खोल लेते हैं। आप ग्राउंड रियलिटीज़ की बात करते हैं, ग्राउंड रियलिटीज़ में बानी पीटीआई अपने लिए स्पेस क्यों नहीं बना पा रहे? पॉलिटिकल स्पेस की बात कर रहा हूँ। ऑल्दो पब्लिकली मकबूलियत है, लेकिन मामला तो उनके बेहतर नहीं हो रहे। और कब तक आपको लगता है कि बाहर आ जाएंगे? देखिए, उनको अंदर रखना कब तक? उनका इशू तो नहीं है, उनको तो फायदा है, वो जब तक रहें। जितना रखेंगे उतना उनका फायदा होगा, नुकसान तो हुकूमत का हो रहा है, मुल्क का हो रहा है। पूरी पाकिस्तान के जितने फेवर करने वाली कंट्रीज हैं और इदारे हैं, वो एक ही मुतालबा कर रहे हैं कि आप पॉलिटिकल रिकन्सिलिएशन करें इन योर कंट्री। जो ही आप अब चाइना क्या कह रहा है? पॉलिटिकल रिकन्सिलिएशन। सऊदीया क्या कह रहा है? IMF क्या कह रहा है? हर बंदा आपको यही कह रहा है, अमेरिका भाई सब यही कह रहे हैं कि पॉलिटिकल रिकन्सिलिएशन करें सो दैट योर इकोनॉमी कैन मूव ऑन। आप इकोनॉमी को चलाएंगे, आपकी सिक्योरिटी के इश्यूज एड्रेस होंगे, तभी होंगे जब आप पॉलिटिकल रिकन्सिलिएशन करेंगे। पॉलिटिकल झगड़ा जिन्होंने लगाया हुआ, ये तो खौफजदा हुकूमत है जो कि चाह रही है कि किसी इदारे के पीछे छुप के अपनी जिंदगी के लिए वो किसी और से किसी और को लड़ा दें। नहीं हो सकता ये। आपको आवाम के राय के आगे सरनगू होना पड़ेगा और उसके नतीजे में कोई किसी का कुछ नहीं। मैं आज कहता हूं कि अगर खान साहब आएंगे और आने के बाद उन्होंने ऐसी हरकतें की जैसी ये कर रहे हैं, तो खान साहब विल बी इन अ बेटर हो जाएंगे। हुकूमत के आखिरी टाइम में यही हालात है। बहुत शुक्रिया मोहम्मद इजरान साहब हमारे साथ बात कर रहे हैं। जनाब के नेशनल होना चाहिए, पॉलिटिकल टेम्परेचर नीचे लेकर आए और साथ साथ आईने पाकिस्तान पर अमल होना चाहिए। आज के प्रोग्राम से हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।